पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज कुछ गैप के बाद, कुछ दिनों की ब्रेक के बाद दोबारा से हाज़िर हो रहा हूँ क्योंकि कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग चल रही थी। इस वजह से पिछले कुछ अरसे से वीडियोज़ नहीं बन सकीं। कोशिश की जाएगी कि वीडियोज़ का सिलसिला जिस तरह पहले तवातुर के साथ जारी था, उसको अब आगे बरकरार रखा जाए। आज की वीडियो 7 से लेके 11 अप्रैल 2025 का जो हफ्ता है, उसके हवाले से है। इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की इकानमी और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें और अनाउंसमेंट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि आप जितना मार्केट के हवाले से, इकानमी के लिहाज से और जो मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसके हवाले से इंपॉर्टेंट जितनी भी खबरें होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, उस हवाले से अगर आप बाखबर रहेंगे तो तभी आप वेल अवेयर्ड और कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें वीकली न्यूज़ अपडेट्स देखेंगे, वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत का क्या रुझान रहा, और साथ साथ हम KSE 100 इंडेक्स की जो ओवरऑल मूवमेंट रही इस हफ्ते के दौरान, उसको भी देखेंगे। जो पहली खबर है वो होंडा कार के हवाले से है। होंडा एटलस कार्स प्राइवेट पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि एक अच्छी खबर इसने शेयर की है रिगार्डिंग अपकमिंग लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स। तो जिस तरह कुछ अर्सा पहले BYD के हवाले से, जो कि हाप्को के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उस हवाले से इनिशिएटिव ले रहा है और उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में सेल होना भी शुरू हो गई हैं। तो अब फ्यूचर के हवाले से देखा जाए तो हर कंपनी की कोशिश है कि वो ईवीज़ के अंदर जो अपने फुटप्रिंट्स हैं उसको मजबूत करे। तो इस हवाले से अब जो होंडा कार है इसने जो खबर शेयर की है वो ये है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट Honda Atlas Car Pakistan Limited is planning to introduce hybrid electric vehicle models in the near future। अब ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इन्होंने जो खबर दी है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है कि ये किसके साथ कोई जॉइंट वेंचर है या किस तरह है और ये कब एग्जैक्टली कर रहे हैं, और बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी जो मोडेलिटीज़ हैं वो भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि यस दे आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। और आगे इन्होंने फर्दर ये भी मेंशन किया है कि जो इनका कमिटमेंट है टू इनोवेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एडवांस्ड है मोबिलिटी सॉल्यूशन, तो उस हवाले से ये एक इनिशिएटिव है इनका। तो ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है होंडा कार का, तो पाकिस्तान के अंदर या अगर दुनिया में कहीं भी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या कोई भी नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हीकल्स का बूम आता है, तो उसमें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो मार्केट में जो अपना शेयर है उसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करें मार्केट में। तो उस हवाले से होंडा कार भी पाकिस्तानी मार्केट में एटलीस्ट इसकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है और एक अच्छा इसका फुटप्रिंट है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो जर्नी है उसके अंदर भी ये पीछे नहीं रहेगा। तो इस हवाले से फ्यूचर में जब फर्दर डिटेल्स आएंगी तो ऑब्वियसली वो भी आपके साथ इस बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में शेयर की जाएंगी। अब जो दूसरी खबर है वो मारी इनर्जीज लिमिटेड के हवाले से है, जो पहले मारी पेट्रोलियम कहलाती थी। और ये जो खबर है ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर के हवाले से है जिसमें 55% वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट जो है मारी का है, और फिर OGDC और जो ओरिएंट पेट्रोलियम है उनके भी 35% और 10% रिस्पेक्टिवली इसमें वर्किंग इंटरेस्ट है। तो ये जो खबर है वो है फोर्थ हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी के हवाले से, जो कि स्पिन वाम वन वेल में जो कि वजीरिस्तान में वाक़ है, उसमें जो इन्होंने डिस्कवरी की है जिसमें से गैस और खाम तेल की डिस्कवरी है, उस हवाले से है। तो डिटेल्स ये हैं कि वी आर प्लीज टू अनाउंस द फोर्थ गैस एंड कंडेंसेट डिस्कवरी एट स्पिन वाम एक्सप्लोरेटरी वेल इन वजीरिस्तान ब्लॉक इन KP प्रोविंस। और जो इन्होंने फर्दर डिटेल्स दी हैं उसमें जो गैस है वहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो जो मुख्तलिफ चोक साइजेज हैं उसके हवाले से जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी इन्होंने बताई हैं। तो गैस भी और कंडेंसेट जो पर बैरल पर डे जो बैरल्स हैं उसमें 310, जो पहला चोक साइज 64/64 का है उसमें से, और जो दूसरा है उसमें से 166। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी डिस्कवरी है, और इन्होंने फर्दर डिटेल्स में बताया कि द डिस्कवरी फॉलोज और प्रीवियस अनाउंसमेंट, जो इन्होंने पहले भी एक अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड की थी, उसके साथ ये लिंक्ड है। और ये जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है इसकी। तो अब इसमें फिर इन्होंने वो डिटेल सारी बताई हैं कि इसमें कितना परसेंटेज जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो मारी का है। तो सबसे बड़ा प्लेयर इस केस के अंदर मारी है 55% के साथ, लेकिन OGDC विच इज़ आल्सो लिस्टेड कंपनी, तो उन्होंने सेपरेटली भी इस चीज़ को अनाउंस किया है
तो आप इसको देखिएगा कि इसका जो पोटेंशियल जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं उसमें ये दोनों लिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं, मारी एनर्जीज भी और ओजीडीसी भी। तो ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज़ के हवाले से बात की जाए तो पिछले काफ़ी अरसे से जो हमारी कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की, वो बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स जारी कर रही हैं, अच्छी प्रोग्रेस उनकी नज़र आ रही है, जिसका ना सिर्फ ये कि इन कंपनीज़ को, इनके शेयर होल्डर्स को, बल्कि मुल्क को भी ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है। अब जो अगली खबर है वो लक्की सीमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है, और यही सेम अनाउंसमेंट फातमा फर्टिलाइज़र की तरफ से भी है, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में ख़बर है वो है नेशनल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड (NRL). ये नेशनल रिफाइनरी नहीं है, क्योंकि यू नो के नेशनल रिफाइनरी का भी जो एब्रीविएशन है वो NRL होता है, इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें 33.33% जो इक्विटी है वो लक्की सीमेंट की है, और 33.33% ही फातमा फर्टिलाइज़र की भी है। तो एनआरएल के हवाले से खबर ये है कि एनआरएल हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कॉपर एंड गोल्ड मिनरलाइजेशन डिस्कवरी विद इन इट्स लाइसेंस्ड एरिया इन चागाई बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में इन्होंने गोल्ड और कॉपर की जो डिस्कवरी की है उस हवाले से ये खबर है। तो इनको जो ये एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस है वो दिया गया था 2023 में, और तकरीबन 18 पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिसके हवाले से इनको लाइसेंस मिला था। तो इनमें से जो 18 पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड मिनरलाइजेशन उसमें डिस्कवर की गई है द फर्स्ट ग्रीन फील्ड प्रॉस्पेक्ट नेमली टैंकोर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 10 मंथ्स बाय पाकिस्तानी जियोलॉजिस्ट मेनली फ्रॉम बलूचिस्तान। तो अब ये जो टोटल तो 18 हैं उसमें से एक के अंदर अगर इनको ये डिस्कवरी हुई है तो यस देयर इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट के इसमें जो बाकी इनके 17 पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर भी होपफुली इनको सक्सेस होगी। तो NRL has completed 13 drill holes, all of which intersected significant mineralization. The first 6 drill holes discovered several strong mineralized zones up to 148 meters in length. तो बाकी इन्होंने सारी उसकी टेक्निकलिटीज़ बताई हैं। तो इन्होंने एडिशनली ये भी बताया कि एडिशनली द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी आर फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट NRL हैज़ acquired a lead zinc exploration license adjacent to a well-known deposit where a bankable feasibility study has already been conducted. तो ये फिर ये जो लेड जिंक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है उसके हवाले से भी इन्होंने ये एक अच्छी खबर दी है। कंप्रहेंसिव लेड जिंक वैल्यू चेन इज आल्सो बीइंग स्टडी टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये एक अच्छी खबर है। बलूचिस्तान के जो रीजन्स हैं उसके अंदर वैसे भी जो मादनियात हैं उनका एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। तो जितनी ज़्यादा उसके हवाले से जो एक्सप्लोरेटरी एफ़र्ट्स की जाएंगी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से, और अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ किया जाएगा, लोकल या इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ जो हैं, तो वी कैन होप के उस वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा इस तरह की सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह की जो एक्सप्लोरेशंस हैं फिर जो चूँकि ये जॉइंट वेंचर है तो इसमें फातमा फर्टिलाइज़र, लकी सीमेंट, जो भी कंपनीज़ इस NRL यानी नेशनल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक्ड हैं वो सब भी इसकी पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ हैं। अब जो अगली खबर है वो केप्को के हवाले से है। एक लंबे अरसे से इसके जो प्लांट है उसका बंद पड़ा हुआ है, और जो इनकी अब फाइनली एक अच्छी खबर आई है वो ये है कि इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड सबमिटेड एन अटेनम टू द टैरिफ पिटिशन। तो इनकी ऑलरेडी एक टैरिफ पिटिशन थी, तो उसमें इन्होंने एक एडिशनल यानी कि पॉइंट डाला था और उसको सामने रखा था नेपरा के यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के। तो अब इनको प्रोविजनल टैरिफ की जो अप्रूवल है वो मिल गई है, जिसका विच इज़ अप्लिक रिलेटेड टू दिस न्यू टैरिफ जो ये एग्री कर रहे थे विद नेपरा। तो अब ये फाइनल जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है वो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन इनको प्रोविजनल अप्रूवल मिल गया है। और ये जो अप्रूवल है वो 500 मेगावाट का है, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 अंडर रूल 47 जो भी है नेपरा का 47 ऑफ नेपरा टैरिफ। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टेक और पे मॉडल के ऊपर है, और इसकी जो क्या डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी डिटेल के साथ कैप्को ने शेयर की हैं अपनी अनाउंसमेंट के अंदर। तो इसको पॉजिटिव इसलिए कंसीडर किया जाएगा कि जो इनके जो प्लांट की बंदिश थी काफ़ी अरसे से, इस कंपनी का ये है कि इनके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, अच्छा खासा इनके पास पैसा है, लेकिन प्लांट चूँकि इनका जो प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो प्रीवियस इनका एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो चुका, लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। तो अब ये काफ़ी अरसे से नेपरा के साथ डिस्कशंस में थे, तो अब ये जो प्रोविजनल अप्रूवल हुआ है, तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में इसका फाइनल अप्रूवल भी और जो फाइनल टैरिफ है उस हवाले से भी इनको गो अहेड मिल जाता है, और उसके बाद ये फिर इस कंपनी के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर होगी।
अब कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो ऑटोमोटिव सेक्टर के हवाले से है। जो गाड़ियों की सेल है पाकिस्तान में, वो जो इस फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 9 मंथ्स है, यानी 1 जुलाई 2024 से लेके 30 मार्च 2025 तक, तो इसमें 46% का एक मैसिव इंक्रीज़ हुआ है गाड़ियों की सेल में। तो ऑब्वियसली इसमें जो बड़ा रीज़न है वो एक तो ये है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो नीचे आए और इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट जब भी कम होता है तो लोगों के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो गाड़ियों को ख़रीद सकें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कार की जो फाइनेंसिंग है वो भी इजी हो जाती है। तो लेट्स होप के आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद पॉजिटिविटी आएगी। जो ईवीज़ के हवाले से एक बूम चल रहा है, तो वो भी इन फ्यूचर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन डाल सकता है टूवर्ड्स ऑटोमोटिव सेक्टर। तो गाड़ियों की सेल, और इसमें जो ऑटोमोटिव सेल्स हैं इसमें गाड़ियाँ थ्री व्हीलर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी, चूँकि हमारे कुछ ट्रैक्टर रिलेटेड कंपनीज भी हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, तो ओवरऑल सारी ही इसकी बेनिफिशरीज होंगी। अब जो दूसरी खबर है ये स्टॉक मार्केट के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इसने जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पीएसएक्स भी शामिल है, एनसीपीएल भी शामिल है और सीडीसी भी है, तो और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं उनके साथ भी, और जितने भी इसमें कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन की है। और इन्होंने जो पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं यानी आईपीओज होते हैं या नई कंपनीज की लिस्टिंग होती है, उस हवाले से जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना अपने इनिशियल ड्राफ्ट में डाली हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि जो भी इस हवाले से एम्बिग्विटीज़ हैं, जो भी हर्डल्स होती हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लिस्ट हो सकें। तो ये जो सीरियसनेस है एससीसीपी की और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी, वो बड़ी हौसला अफजा है। तो लेट्स होप कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी हमें नज़र आएंगे और आने वाले अरसे में मज़ीद बड़ी कंपनीज लिस्ट हो सकेंगी। तो जो बुक बिल्डिंग के हवाले से और बाकी जो भी प्रोसेस होते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी कि इस कैपिटल मार्केट से कैपिटल इकट्ठा करने के लिए इन कंपनीज़ को, तो उसमें जो हर्डल्स हैं अगर वो कम की जाएंगी, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, स्मूथ किया जाएगा, तो डेफिनेटली कंपनीज इस एवेन्यू के अंदर आएंगी और कोशिश करेंगी कि वो लिस्ट होकर यहाँ से जो इक्विटी फाइनेंसिंग है वो हासिल करें। तो वो एक विन विन सिचुएशन होगी, उससे हमारी स्टॉक मार्केट भी फले फूलेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मौका मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल जो अच्छी कंपनीज़ हैं उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब जो अगली खबर है वो ज़ाहिरा आजकल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ की जो एक जंग छेड़ी गई है, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा उसमें जो बड़ा एक उसका वॉर, जो टैरिफ वार का जो उसका एक्चुअल हदफ है वो चाइना है। तो चाइना के ऊपर वो जिस तरह टैरिफ बढ़ा रहा है और साथ साथ रिटेलिएशन चाइना की तरफ से भी जो टैरिफ है वो 84% पे वो ले गया है, 125% पे अमेरिका ने किया तो चाइना भी 84 पे ले गया है। और फिर बाकी दुनिया के लिए भी जो टैरिफ, जिसमें पाकिस्तान के लिए भी उसने 29% का को इस टैरिफ को 29% कर दिया था। तो अब वो तो वक्ती तौर पे उसने 90 डेज़ के लिए हाल्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा सा एक ब्रीदर मिला है और मार्केट्स जो पूरी दुनिया की नीचे गिर गई थी वो कुछ दोबारा से रिकवर होना शुरू हुई हैं। लेकिन ये एक वक्ती सिर्फ ठहराव है। तो आगे आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और ऊँट किस करवट बैठता है, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस टैरिफ के हवाले से नेगोशिएशन में चले गए हैं यूएस के साथ। पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो एक वफ्त भेजेगा इस हवाले से, आला सतही वफ्त। तो लेट्स सी के इस हवाले से क्या कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन मिलती है और कोई नरमी दिखाई जाती है यूएस की तरफ से, क्योंकि अगर 90 डेज़ के बाद भी ये जो टैरिफ वार है ये जारी रहती है और अभी चाइना के साथ खास तौर पे जो एस्केलेशन है उसकी वो बरकरार रहती है, तो पूरी दुनिया की इकानमीज़, पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो इससे नेगेटिवली इम्पेक्ट हो भी चुकी हैं और मज़ीद होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस हवाले से जो भी खबरें हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि सारी दुनिया की मार्केट्स को बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं। बहरहाल इसमें कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती हैं। ये अगर इसी तरह की सिचुएशन रहती है तो मे बी जो ट्रेड के हवाले से भी दुनिया भर में नए जो वेंचर्स हैं वो शुरू हो जाएं और नए कोलैबोरेशंस स्टार्ट हो जाएं, तो इसमें कुछ मार्केट्स को नुकसान भी होगा डेफिनेटली, लेकिन पोटेंशियली कुछ दीगर मार्केट्स और कुछ दीगर जो ममालिक हैं वो इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो लेट्स सी कि इस हवाले से पाकिस्तान की सिचुएशन क्या बनती है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होता है और किस तरह जो नए बनने वाले ब्लॉक्स हैं उसमें पाकिस्तान अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। इसके बाद अगर हम यूएसटी टू पीकेआर को देखें, 10 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक का ग्राफ आपके सामने है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो डॉलर की जो कीमत है वो मुसलसल ऊपर ही जा रही है, आल्दो कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई। 280 रुपये 7 पैसे पे थी 10 मार्च को, और अब 11 अप्रैल को अगर आप देखें तो 280 रुपये 47 पैसे। तो इसमें पिछले 3 दिनों में रुपए की कीमत में कुछ इस्तेहकाम आया, अदरवाइज़ 280 रुपये 78 पैसे पे चला गई थी ये प्राइस 9 अप्रैल को। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त जो पोजीशन है रुपए की, वो थोड़ी सी डावाडोल है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक ऑर्गेनिक चेंज ही कहूँगा, क्योंकि कोई उस तरह का जो एक अब्रप्ट किस्म का डिक्लाइन है रुपए की कदर में, वो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद जो खुशाइन चीज़ है वो हमारे रिज़र्व्स के हवाले से है कि हमारे रिज़र्व्स के अंदर पिछले जो रिज़ 2 हफ्तों से, यानी कि अभी जो लेटेस्ट नंबर है वो 4 अप्रैल का है और उससे पहले 28 अप्रैल का था। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि जो क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट्स हैं हमारे जो प्राइवेट जो कमर्शियल बैंक्स हैं प्लस जो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं, उनको मिला के अगर देखें तो इस वक्त जो नंबर है वो 15.75 बिलियन डॉलर्स का है। तो ओवरऑल एक अच्छा इजाफा पिछले 1 हफ्ते के 2 हफ्तों के दौरान हमें देखने को मिला है। तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त अब चूँकि आईएमएफ की तरफ से भी अगली किस्त का इंतज़ार है, उस हवाले से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो चुका था। तो बोर्ड अप्रूवल आएगा तो उसके बाद अगर वहाँ से भी हमें ट्रांच मिल जाती है एज़ पर एक्सपेक्टेशन, तो ऑब्वियसली वो भी एक अच्छा असर डालेगी हमारे रिजर्व्स पे। तो एज़ ऑफ नाउ अगर बात की जाए तो वी आर इन अ ओके सिचुएशन, वी आर इन अ सेफर सिचुएशन। जो हमारे प्रिंसिपल ऑब्लिगेशंस हैं डेट पे रीपेमेंट के हवाले से, या जो उसमें इंटरेस्ट रीपेमेंट है, तो उस हवाले से जितने भी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए फ़िलहाल जो पोजीशन है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल पे है। अब इसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट का जायज़ा लें तो इस हफ्ते के दौरान जिस तरह पूरी दुनिया की मार्केट्स के अंदर एक जो टैरिफ वार की वजह से डावाडोल सिचुएशन देखने को नज़र आई, उसी तरह का ट्रेंड हमें पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते के जो 5 दिन हैं, इस सारे के सारे दिनों में आपको जो रेड कैंडल देखने को मिली। तो इसमें लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे को यानी 7 को एक मौके पे जो इंडेक्स है वो 1,10,000 तक गिर गया था, लेकिन उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली और फिर जो क्लोजिंग हुई 1,14,000 पे हुई थी। और उसके बाद बकिया 3 4 दिनों में बावजूद इसके कि कैंडल्स आपको रेड नज़र आ रही हैं, सेलिंग प्रेशर भी रहा। और ओवरऑल जो इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो जो सिचुएशन है वो टेंशन में ही रही टैरिफ वार के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद जो क्लोजिंग हुई है हमारी फ्राइडे को, वो 1,14,000 पे हुई है। तो यूँ लगता है कि जो एक बड़ी यहाँ पर हमें डिक्लाइन शार्प डिक्लाइन देखने को मिली थी, उसको दोबारा से अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया गया। तो बाकी दुनिया की मार्केट्स में भी हमने देखा कि जब से ट्रंप की तरफ से दोबारा 90 डेज़ के लिए जो इन्होंने नया टैरिफ इम्पोज़ किया था, उसको हाल्ट किया गया, उसको फ़िलहाल रोका गया है। तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट्स ने लिया है और वही सूरत हाल हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी देखने को मिली। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें अब आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी होगी, तो वो एक अच्छा ट्रिगर साबित होगा। लोकली अगर बात की जाए तो वो एक अच्छा ट्रिगर साबित होगा। मार्च के रिजल्ट्स के साथ बहुत सारी कंपनीज़ के डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट भी होगी, तो उसको पॉजिटिवली मार्केट ले सकती है। फिर आईएमएफ की तरफ से अगर हमारा बोर्ड अप्रूवल आ जाता है और अगली ट्रांच जल्दी मिल जाती है, तो दैट इज़ अनदर ट्रिगर विच कैन हेल्प आवर मार्केट टू इम्प्रोवाइज। लेकिन साथ साथ जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं इस वक्त वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनका ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है। इसलिए ग्लोबली जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं चाइना और यूएस के बीच में इस ट्रेड वार को लेके, जो टैरिफ वार है उसको लेके, फिर बाकी दुनिया के लिए उसकी क्या इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो किस रुख पे जाती हैं आने वाले दिनों में, इन सारी चीज़ों को देखना है और उसी की बेसिस पे फिर हमारी जो मार्केट है उसकी डायरेक्शन भी मुतय्यन होगी। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस हवाले से जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।